नमस्कार। एक बार फिर से हिंदी प्रकाशन समिति में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे दो नए युवा बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं, धीरे धीरे आपको इस बारे में समझ में आएगा। लेकिन आप लोग हिंदी प्रकाशन समिति को और उसकी पत्रिका चिंत को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ दो सबसे युवा संपादक बैठे हुए हैं। चिंत का ये चौथा संस्करण था और इसकी जिम्मेदारी हमारे दो नए युवा संपादकों पे आई। और जैसा कि हर बार मुझे थोड़ी सी जो है वो टेंशन क्या कहेंगे, थोड़ी सी जो है चिंता हो जाती है कि भाई अब ये पिछला अंक तो बड़ा खूबसूरत बना था, बहुत ज़बरदस्त था, अब अगला अंक किसके लेवल पे बनना चाहिए। और इस बार दो युवा थे तो और थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ गई थी। लेकिन इन दोनों युवा ने जो है इस विशेषांक को, चूँकि ये आई विशेषांक था, इतनी खूबसूरती से बनाया कि इसका कवर पेज देखते ही मैं उछल पड़ा था। तो आइए आज हम इन दोनों लोगों से मिलते हैं। अंशुमान नमस्कार। से। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान पांडे है और मैं यहीं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वनस्पति विज्ञान विभाग में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और मैं इस पत्रिका चिंत चौथे विशेषांक का सह मुख्य संपादक हूँ और यह मेरी सह मुख्य संपादिका साक्षी। सभी को नमस्कार और सर को भी नमस्कार। मेरा नाम साक्षी चौधरी है और मैं वनस्पति विज्ञान संस्थान की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और अचिंत से जुड़कर चौथी विशेषांक की सह संपादक में रही। वाह। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों बच्चे जो एक तरीके से रॉ हैंडेड थे, इनको कहाँ से इतना खूबसूरत पेज, आप भी देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत पेज डिज़ाइन करने की प्रेरणा मिली। और कि थोड़ी सी पास्ट की भी जर्नी हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे ये लोग अपने बचपन में थे, फिर बचपन से आगे बढ़े, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए और विश्वविद्यालय में ये हिंदी प्रकाशन समिति से जुड़े और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों ने बड़ी बखूबी से निभाया है। तो साक्षी से शुरू करते हैं। साक्षी, थोड़ा सा अपने बचपन की कहानी बताइए। सर, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी मम्मी टीचर हैं, तो बचपन थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में ही बीता है मेरा। और ट्वेल्थ के बाद मम्मी पापा दोनों टीचर? नो सर, सिर्फ मम्मी टीचर हैं और मेरे ही स्कूल में टीचर थे वो। तो एक होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अभी आपको एक ढंग से कोई बिहेव करना है आपको। तो पूरा स्कूल लाइफ बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही डर में बीता है मेरा, मेरी मम्मी की टीचर होने की वजह से। उसके बाद एक साल मैंने नीट की तैयारी भी करी थी, जैसे सब तो लोग ये कर मतलब 10+2 तक था? जी सर। मम्मी थी? अच्छा। जी सर। अच्छा, सीएम अच्छा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहानी भिवानी के अंदर मैं वहाँ पर पढ़ी हूँ। ओके। और उसके बाद एक साल नीट की तैयारी भी करी थी, जैसे सब लोग करते वैसे ही। उसके बाद यहाँ बीएचयू आना, एक सब लोग डिसाइड करके आते कि नहीं, हमें। अभी बीएचयू को रोक दीजिए। जी अभी सर। थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका इंटरेस्ट था किसमें और आप फिर कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाई। कितने भाई बहन थे घर में, जी क्या सर। माहौल था, ये सारा शुरू जी करिए। सर। हम दो भाई बहन हैं, एक मेरा छोटा भाई है। और जब स्कूल वाले पूछना शुरू करते कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो शुरुआत से ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। ओके। तो 12th तक यही चलता आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। और स्कूल में सिर्फ मैं एक ही छात्रा थी जिसने कि मेडिकल लाइन लिया था, बाकी मेरे बैच में कोई नहीं था बच्चा। और घर वालों को भी यही था कि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूं। वो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मेरे को वो चीज़ मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट था। जी सर। और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स चाहते थे कि मैं आर्ट्स लूँ, बट थोड़ा उनके डिसीजन के अगेंस्ट मैं गई। और 11th में काफ़ी वो हुआ था मेरे मम्मी पापा की, छोड़ दो, ये नहीं लेनी है और साइंस ही लेनी है तो तुम नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल मत लो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, ये वो। तो पूरा ये सब था मेरी फैमिली में भी। बट स्टिल 11th में मैंने मेडिकल ही ली, 11th 12th मेडिकल से ही करा, बायो लेके। और उसके बाद फिर एक साल का ड्रॉप लिया था, वो भी मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी के अगेंस्ट ही था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं एक साल का ड्रॉप लूँ, वो भी नीट के लिए। उनको ये था कुछ छोड़ दो तुम इसको, और कुछ करना चाहोगे हम करा देंगे, जो भी करना है तुम्हें, बट मेडिकल लाइन में नहीं जाना है। उसके बाद फिर हुआ कि एक साल का ड्रॉप भी मम्मी पापा की मर्ज़ी के अगेंस्ट लिया। और उसमें ऐसा था कि एक होता है ना कि
आप जब घर आके मार्क्स कैलकुलेट करते हो आपके, तो उसमें था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, और पूरे तैयारी हमारे घर वालों ने कर ली कि हो जाएगा आपके पास सिलेक्शन। फिर नीट 2024 का आपको पता ही है कि सरप्राइज ही मिल गया सबको, तो मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन उसमें। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि इतने मार्क्स आ गए हैं तो 1 साल का ड्रॉप ले लो, अब की बार हो जाएगा। अच्छा, अब पेरेंट्स चाहते हाँ, अब पेरेंट्स चाहते थे, लेकिन आप पर नहीं चाहे। हाँ जी, फिर मैंने नहीं चाहा, तो फिर मतलब हमेशा आप लगातार पेरेंट्स के खिलाफ ही काम कर रहे हो। जी कह सकते हैं। तो टीचर्स और पेरेंट्स का यही मानना है कि जो बात बोल दो इसको तो वो नहीं करनी है, उसके अलावा सब कुछ कर सकती है। तो और मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरा कोई फ्रेंड मेडिकल में नहीं था, और सब कोई नहीं चाहता था कि मैं मेडिकल के अंदर जाऊं, बट दूसरी बारी में चाहते थे, बट फिर मैंने नहीं करा। और उसके बाद फिर मेरा BHU आना, वो थोड़ा सा स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक होता है ना, सबका डिसाइड होता है कि BHU का नाम सुना है सबने कि ऐसा है वैसा है, बट हरियाणा में BHU मतलब सबने नाम तो सुना ही है क्योंकि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बट एक ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्रेज़ है BHU का। हरियाणा में नहीं है जी, नहीं है कुछ हरियाणा के। सबको ये है कि DU जाओ या फिर कोई नॉर्मल कॉलेज से BSc कर लो, बिकॉज डिग्री ही लेनी है आफ्टर ऑल। तो वहाँ पे ये वाली है चीज़ है कि सिर्फ डिग्री लेनी तो कहीं से भी ले लो। तो उसके बाद फिर CUET का प्रेफरेंस वाली, मतलब फॉर्म भरने वाली चीज़ से पहले ये था कि मैं DU के अंदर ही एडमिशन लूँगी, और मैंने दोनों का फॉर्म फिल करा था, DU और BHU। और BHU को बस ऐसे ही करा था क्योंकि पहले ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स नहीं जाने देंगे इतनी दूर, क्योंकि जो ड्रॉप ईयर लिया था वो भी घर पे ही थी मैं उसमें भी, तो ऑब्वियसली ऐसा था कि पेरेंट्स नहीं ही जाने देंगे। बट 4-5 दिन पहले पता नहीं क्या हुआ कि अब ये कि मेरे को BHU ही जाना है। अच्छा, कोई प्लान नहीं था कि BHU जाना है, ये करना है, वो करना है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये होता है वो, कुछ सर्च नहीं करा था मैंने, बट ये था 4-5 दिन पहले कि मेरे को जाना है, और इसका क्या रीज़न है मुझे भी नहीं पता है। अपने आप हो गया। जी सर, वो बिल्कुल अपने आप था। और उसके बाद फिर पेरेंट्स को कन्विंस करा। पापा पहली बार में ही कन्विंस हो गए थे कि जो करना है उसको करा देंगे। मम्मा थोड़ा बस लाइक कि नहीं, इतनी दूर कौन जाता है, वो भी BSc करने के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं जाने देंगे हम लोग। बट फिर 4-5 उनको मैंने पूरा बताया कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है, रिसर्च अच्छी है, और DU से बेटर, मतलब पूरा एक्सप्लेन करा कि DU से क्यों बेटर है BHU। तो फिर वो भी कन्विंस हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में आ गए थे, तो ऑब्वियसली मैं इतनी दूर से आ रही, तो पेरेंट्स यही सोचेंगे कि हॉस्टल मिल जाए, बट मेरे को हॉस्टल नहीं मिला था स्टार्टिंग में। और ऐसा होता है ना, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट आती है, तो मेरा जो मेरे को हॉस्टल मिला वो सेकंड लिस्ट में मिला। अच्छा। और सेकंड लिस्ट अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद आई थी। तो जब मैं यहाँ पे आ गई थी, मेरे पेरेंट्स को था, मतलब हॉस्टल नहीं मिला, लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मतलब पहले तो लिस्ट आई भी नहीं थी 3-4 दिन में ही, तो पेरेंट्स को था हम नहीं छोड़ के जाएंगे इधर। तो पेरेंट्स ऐसे थे कि चलो वापस घर, हमें नहीं छोड़ना यहाँ पे। और एक आप ये बनारस आते हो ना, आप सोच के आते हो कि इतना सुंदर है, ये है वो है, बट थोड़ी बहुत गंदगी आपको दिख जाती है, पतली पतली गलियाँ हैं। और हरियाणा में ऐसा मेरी मम्मी ने नहीं देखा था, तो शी वॉज लाइक नहीं छोड़ूंगी मैं यहाँ पे। फिर मेरे एक टीचर से बात करी उन्होंने, तो फिर उन्होंने उनको कन्विंस करा कि नहीं आप छोड़ दीजिए, किसी PG में छोड़ाइए। तो फिर यहाँ पे PG में छोड़ के गए। और शुरुआत के 4-5 महीने तक तो मेरी मम्मी को यही था कि बहुत ही बेकार जगह पे तुमने एडमिशन ले लिया है, कुछ नहीं होना है, ये वो। बट अभी तो मेरी मम्मी लाइक ऐसा है कि हर किसी को बताते हुए घूमेंगे कि मेरी बेटी BHU पढ़ती है, BHU इतना अच्छा है, ये है वो है। तो अभी लाइक बहुत ही बढ़िया है। और प्रेफरेंस मैंने बॉटनी चूज़ करा क्योंकि जूलॉजी का मेरे को ये था कि जूलॉजी ही पढ़नी होती तो मैं MBBS ही कर लेती, तो वो था। और बॉटनी में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था और जूलॉजी लेनी ही नहीं थी, तो इसी वजह से फिर मैंने बॉटनी सेलेक्ट करा और ऐसे में BHU आई। वाह, क्या बात है। आप बताइए। सर, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के ही बस्ती जिले में हुआ है। वही बस्ती जिला जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान हिंदी के इतिहासकार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे महान कवि, इसी के साथ भगवान श्री राम के गुरु महाराज वशिष्ठ की जन्मभूमि है। तो अगर मेरे जन्म के बाद की बात करें तो मेरा अध्ययन शुरू में कक्षा 6ठी तक तो मेरे घर के बगल के विद्यालय में पूरा हुआ है। बात ये रही कि मेरे ऊपर मेरे अभिभावक से ज़्यादा प्रभाव मेरे बड़े भाइयों की रही है। मैं कितने उनके भाई बहन हैं आप? मेरे जॉइंट फैमिली से लगभग मेरे 6 बड़े भाई हैं। अच्छा।
हाँ, तो मेरे ऊपर उनका ज़्यादा प्रभाव cousins पड़ा। भी हैं हाँ, और अपने- मेरा छोटा भाई और मेरे से बड़े 6 भाई हैं। ठीक ठीक। तो उनका मेरे पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो मैंने शुरू से ही देखा कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करके विश्वविद्यालय में जा रहा है, वहाँ से वो क्या क्या अचीवमेंट गेन कर रहे हैं, उसको देख के एक अपने अंदर अलग जग जाती है कि हमें भी ऐसा ही करना है। बिल्कुल। तो 8वीं के बाद तो मुझे जिले के एक नामी विद्यालय में डाल दिया गया कि तुम भी जाओगे अच्छा ही करोगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, तो शुरू में तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था 10वीं तक। तो मेरे ऐसा भी नहीं था मेरे साथ कि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल दिया गया है कि तुमको रिजल्ट लाना ही लाना है, क्योंकि मेरे सभी भाइयों के साथ ऐसा ही था कि शुरू में वो अच्छे नहीं थे, बट जैसे जैसे वो आगे गए उनका आईक्यू लाइक बढ़ता गया और वो उपलब्धियाँ गेन करते गए। तो 10वीं के बाद जब मैं बायो लिया तो मेरे घर वाले इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि मेरे घर में किसी ने बायो नहीं पढ़ी थी इससे पहले, सभी मैथ्स के स्टूडेंट थे। तो उनका कहना ये था कि बायो में कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम फील्ड्स हैं, तुम ऐसे बहुत मेहनत लगेगा सफल होने में, मैथ ले लो। पर मैं अपने फैसले पर अड़िग रहा कि मुझे बायो ही पढ़ना है, क्योंकि 10वीं के बाद मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे बायो ही पढ़ना है। पर ये नहीं पता था कि बायो लेके क्या करना है। तो शुरू में तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस से मैंने नीट का प्रिपरेशन किया, पर 12वीं के मध्य आते आते ये तो पता लग गया था कि मुझे MBBS नहीं करना है, मुझे रुचि नहीं है। और मेरी रुचि कोर साइंस में हो गई, कैसे केमिस्ट्री वर्क करती है, फिजिक्स कैसे वर्क कर रही है, बॉटनी कैसे वर्क कर रही है, जूलॉजी कैसे वर्क कर रही है। तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आने से तो मैं नीट का सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे करना है। पर उसके बाद जब मुझे ये लग गया कि मैं MBBS के लिए नहीं बना हूँ, तो मैं ये सोचने लगा कि मैं करूँ क्या इसके बाद। तो मैंने अपने भाइयों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ो, BSc करो, अच्छी अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वहाँ जाओ। तो मैंने पूछा, तो मेरे पिताजी का पहला विचार तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए था, पर मेरे सभी भाइयों का विचार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए था, क्योंकि उन्होंने एक समय पर ट्राई किया था इसके लिए, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ उनका, पर उनकी एक इच्छा थी कि मेरे घर का भी एक लड़का वहाँ जाए पढ़े। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कन्विंस किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भेजने के लिए। तो इस प्रकार मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया और मैं पहला छात्र बना और एकमात्र छात्र बना अपने विद्यालय से जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया। और इससे मेरे जो टीचर्स थे बहुत खुश हुए कि हमारे यहाँ के बच्चे तो नीट और JEE छोड़ के कुछ सोचते नहीं हैं, और ऐसे भी बच्चे जो अलग फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी सोच रहे हैं, रिसर्च के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरह मेरी यात्रा स्कूल से लेके यहाँ विश्वविद्यालय में आई। तो मेरा ये तो क्लियर हो गया था कि मुझे BHU आना है, और जैसा कि मेरा इंटरेस्ट था, कोर इंटरेस्ट था बॉटनी में, 11th की स्टार्टिंग से ही मुझे बॉटनी अच्छी लगने लगी थी। और मेरे टीचर भी ये बोलते थे कि तुम बॉटनी पढ़ोगे तो ज़्यादा आगे जाओ, क्योंकि मुझे बॉटनी में ज़्यादा नॉलेज थी कंपेयर टू जूलॉजी। तो मैं यहाँ आया और यही है, लाइक दृश्य ऐसा होता है कि आप जैसे उस लंका गेट से घुसते तो आपको लगता है कि मेरा बहुत बड़ा सपना था वो पूरा हो गया, एक लाइक सब कुछ मिल गया मुझे, अब इसका कुछ मुझे चाहिए नहीं। तो बट उसके आगे तो होती हैं यात्राएं, बहुत बड़ी है ये यात्रा। तो उस समय यही लगा कि अब तो यात्रा पूरी हो गई, अब क्या करना है। तो विश्वविद्यालय आए, क्लासेस स्टार्ट हुई, आगे प्रोफेसर को खड़ा देखा। तो हमारे यहाँ क्या है, विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर पढ़ाते हैं, एक ट्रेंड बन गया है कि प्रोफेसर बैठ के अपना नहीं इधर उधर घूम रहे हैं और रिसर्च स्कॉलर आके पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बॉटनी में? हाँ, कई किसी भी फैकल्टी में ले लीजिए आप, लाइक में तो सब नहीं, यहाँ की बात नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय अच्छा। कॉलेज जो है वहाँ की बात है। ओके, ओके। तो मेरे पिताजी को भी लगता था कि यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम अच्छा, है, बट जब मैंने बताया कि नहीं मुझे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आके, तो बहुत खुश हुए वो। हाँ। और अभी तो वो बहुत गौरवान्वित होते हैं बाहर बैठ के बातें करने में कि मेरा लड़का BHU में पढ़ रहा है। और इससे क्या होता है कि उनको जब 4 लोगों के बीच में बैठता तो गौरव मिलता है। तो इस तरह मेरी यात्रा विश्वविद्यालय में आई, पूरी हुई। फिर बात करें अचिंत्य से जुड़ाव की, तो अचिंत्य में मेरा जुड़ाव साक्षी जी की वजह से पूरा हुआ। ये रही पूरी यात्रा विश्वविद्यालय तक आने की। अच्छा, तो एक आपने मेंशन किया कि संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली की Yes, आजकल बड़ी सारी जो है इस पे डिस्कशन चल रहा है ना। आप दोनों लोगों का व्यू मैं इस पे जानना चाहूँगा कि संयुक्त परिवार में जैसा कि आपने कहा कि भाइयों को देख करके एक ललक जागती Yes, है जो ये बताती है कि भाई उनकी तरह करने का कोशिश करो। कि न्यूक्लियर फैमिली में आप हैं तो फिर वहाँ दूसरे तरीके के जो है वो प्रॉस और कॉन्स हैं, है ना। तो आपके हिसाब से क्या बेहतर है भारतीय समाज के लिए? सर, भारतीय समाज के हिसाब से देखें तो अगर आपका एक तरफ संयुक्त परिवार रखें, एक तरह एक छोटा सा परिवार रखें, तो संयुक्त परिवार तब ज़्यादा अच्छा है जब आपके परिवार में एक सहायक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लाइक ऐसा भी होता है कि संयुक्त परिवार में कभी कभी नहीं बनती है, तो उस समय तो ऐसा बोला जाता है कि जो छोटा परिवार लाइक अपना परिवार वही इंपॉर्टेंट है, वही मेन है।
बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लाइक आप भारतीय समाज या भारतीय कल्चर की बात करें तो उसमें संयुक्त परिवार को एक परिवार बोला जाता है, यहाँ तक कि पूरे विश्व का एक परिवार बोला जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम जैसे एक पूरा विश्व परिवार, उसी तरह हमारा परिवार जो हमारे खून है, जिनमें हमारा जीन फ्लो कर रहा है, वो हमारा परिवार है, हमारा ही जीन है वो। तो एक तरह से देखे जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपने भाइयों को देख के बड़ा हुआ हूँ, और अगर वही मेरे भाई अलग अलग होते, लाइक मैं उनको नहीं देख रहा हूँ या उनसे नहीं परिचित हूँ, मैं उतना ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लाइक बहुत सारे ऐसे मेरे गांव में केसेस हैं, तो क्या होता है मेरे पास एक आइडिया सिंप्लीफाई नहीं होता कि मुझे करना क्या है, या मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि मेरे पिताजी का थोड़ा सा ऐसा केस है कि वो अपने जॉब और ड्यूटी में ही रहते हैं। उनका लाइक ध्यान तो वो देते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ध्यान वो नहीं देते हैं, पर एज ए गाइडर मैं अपने भाइयों से सीखा हूँ। मैं उतना कंफर्टेबल अपने पिताजी से कभी नहीं रह पाया जितना मैं अपने भाइयों से था, क्योंकि वो मुझे मारते थे, उतने ही प्यार से समझाते थे। तो इस तरह देखेंगे तो संयुक्त परिवार एक लाइक ग्रोथ दिखाता है। और वहीं अगर आप छोटा परिवार देखें, जैसे मेरा खुद का परिवार, मेरा छोटा भाई, अगर मैं वैसा देखूं तो मैं अपने भाई के लिए तो गाइडेंस हो सकता हूँ, बट मेरे लिए गाइडेंस तो कोई नहीं है यहाँ पे। बट ये भी है कि रिसोर्सेज के मामले में मेरा छोटा परिवार बहुत अच्छा है, बट कई सारे प्रोज और कॉन्स हैं इस दोनों के, तो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बातें हैं सर। मैं खुद न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, बट कजन्स तो होती हैं सर सबके, अब अपने अलग अलग घर में रह रहे हैं। बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि जैसे मेरी मम्मी जो है वो मतलब शादी के बाद भी स्टडी कंटिन्यू करी थी उन्होंने। तो ऐसा था कि मेरे दादा दादी तो मेरे चाचा के साथ रह रहे हैं, तो अब अगर मेरी मम्मी को किसी काम से, एक टाइम ऐसा था कि उनको बाहर जाना पड़ता था, या वो एक विज़िट के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, तो अब उनको ऐसा था कि हम मेरे और मेरे भाई को कहाँ पे छोड़े, तो उन्होंने छोड़ा अपने मतलब मेरे मामा मामी के पास में। तो अगर मेरी जॉइंट फैमिली होती तो मेरी मम्मी को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी या कहाँ नहीं छोड़ूंगी। तो इन दैट वे मेरी मम्मी के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अब मेरी मम्मी पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, हम लोग को भी संभाल रहे हैं, बट उधर ही अगर जॉइंट फैमिली होती तो मेरी मम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती और हमारे लिए भी ईजी हो जाती। तो आई वुड से कि जॉइंट फैमिली इज़ मच बेटर देन द न्यूक्लियर फैमिली। ओके, आपके जो अनुभव होंगे आप जरूर हम लोगों से साझा कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप दोनों लोग, जैसा कि आपने बताया कि साक्षी की वजह से आप जो है चिंत से जुड़े, तो ये कवर पेज डिजाइन करने का आइडिया कैसे आया? मतलब इतना ब्रिलियंट कवर पेज कैसे दिमाग में आया? सर अचिंत की बात करें तो हमसे पहले 3 विशेषांक आ चुके थे, तो हमारे दिमाग में पहला चीज़ यही था कि हमको अचिंत को और आगे में ले जाना है, कि एटलीस्ट इतना तो आगे ले जाना है कि जो हमसे पहला विशेषांक था तो उससे ऊपर जाए या तो उसी के लेवल का रहे, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल। तो अचिंत का जो कवर है, अगर आप इसको देखेंगे तो अगर मैं इसका वर्णन करूं तो इस पर एक महिला है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए दिखाया जा रहा है, कि इधर जो पार्ट है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और पीछे का पार्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो अगर इसके डेवलप की बात करें तो ये पूरा श्रेय जो है साक्षी को जाता है कि इन्होंने ही इसको डेवलप किया है। लाइक मैंने एक प्रपोजल रखा था कि इसको रखें, बट वो उतना अच्छा नहीं था। लाइक पिछला जो विशेषांक था उसका कवर पेज आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली था। वो उस कवर पेज में ही उसके सारे लेखों की शैली, वर्णन सब कुछ दिख जा रहा था। तो हमें हमारे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि हमारा कवर पेज देखते ही पाठक ये जान जाए कि ये क्या बताना चाहता है, ये व्यक्त क्या करना चाहता है। तो ये साक्षी जी की ही पूरी तरह से डेवलप किया हुआ कवर पेज, तो वही बताएं। इसकी भी स्टोरी अगर एआई में, हम एआई के ऊपर हमारा विशेषांक था, तो इस कवर पेज की स्टोरी भी एआई से रिलेटेड ही है। पहले ये था कि ह्यूमन और एआई को हम साथ में दिखाएं, क्योंकि आजकल हर जगह वही डिबेट होती है कि क्या सही है एआई को यूज़ करना, क्या नहीं सही है। तो ये कवर पेज एआई का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको भी एआई द्वारा ही जनरेट करा गया है। तो पहले ये था कि हम कवर पेज पे बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाएंगे, एआई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बट वो कवर पेज उतना प्रभावशाली नहीं बन रहा था। तो एआई के ऊपर ही एक प्रॉम्प्ट ऐसा डाला कि मेरे सामने ये आई। क्या तो आई वुड से कि वो ऐसा नहीं था कि मैं सोच रही थी कि यही चाहिए मेरे को, बट ऐसा था कि ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ दिखाना है, और ये एआई का ही कमाल है कि उसने खुद के लिए ही इतनी सुंदर इमेज जो है वो बनाई। सो ऑल क्रेडिट गोज टू एआई। और अचिंत की बिंदी जो हमेशा से हर एक अंक की बड़ी एक्सक्लूसिव यस सर, इसमें जी सर, इसमें अगर गौर से देखेंगे तो एक तरफ जो है वो ह्यूमन माइंड है और एक तरफ जो है वो एआई का माइंड है, और इस बिंदी का जो क्रेडिट है वो जाता है देवांश भैया को, क्योंकि वही उन्होंने ही इसको थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगी। अब आप इसको देखोगे तो आपका ध्यान जो है
वो इसी बिंदी के ऊपर जाएगा। तो पूरे विशेषांक में ह्यूमंस और एआई रिलेटेड बात हुई है कि कैसे हम एआई से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए एआई से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों लोग जब इसके जो है संपादक बनने के लिए तैयार हुए, उस समय था आपके लिए पूरा भरा हुआ सागर, बहुत सारे आर्टिकल्स इधर उधर फैले बेतरतीब। मान लीजिए आपने कवर पेज तो बना लिया, एक जी ऐसा सर। प्रॉम्प्ट दे दिया, कहीं से आपके दिमाग में आया, आपने डाला और धड़ाक से जो चाहिए था वो मिल गया। जी सर। अब आर्टिकल्स को जो है वो एक एक करके क्यूरेट करना, उनको सही से लगाना, पेज फिक्सिंग करना, ये आप लोगों ने कैसे किया? सर, लेखों का आने के बाद सबसे जो मुश्किल या सबसे जो चैलेंजिंग काम होता है कि सेलेक्ट करना कि इतने सारे लेखों के सागर में से हम कौन कौन सा लेख सेलेक्ट करें जिसको पाठक पसंद कर सके, जिसको ये प्रतिभाशाली मतलब व्यक्त कर सके कि हम दिखाना क्या चाहते हैं अपने मैगजीन में। तो सबसे चैलेंजिंग काम ये होता है कि उनमें से सेलेक्टिव लेखों को सेलेक्ट करना जिसके माध्यम से हम बता सके कि मैगजीन क्या कह रहा है या मैगजीन का जो थीम है वो क्या बता रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ आ जाती है कि जो मैगजीन उसके थीम से कितने हम आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे और कौन कौन से आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर लेखों का क्रम कि हम उन लेखों को किस क्रम में इसमें रखें कि पाठक एक तरह से खुश हो जाए या प्रसन्न हो जाए पढ़ के देखे कि कितना काम किया गया है इस पर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारे पास आर्टिकल्स आते गए, हम उसको सेलेक्ट करते गए। उस पर भी हमारे बीच कई सारे विवाद हुए छोटे मोटे कि इसको रखो नहीं इसको रखो, पहले इस क्रम में रखो फिर इस क्रम में रखो। और वो करते 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 एक समय ऐसा है कि हमें एक अद्भुत तरीका मिला जिसके माध्यम से हम सेलेक्ट कर सके उसको। तो हमने क्या किया, पहले कई सारे लेखों को एक तरफ रखा। पहले जो एआई के लेख थे उनको एक साइड रखा, जो जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड थे उनको एक साइड रखा, और जो लिटरल मतलब साइंस के लेख थे उनको एक साइड रखा। फिर हमने सबको मिक्स कर दिया कि पहले जियोपॉलिटिकल रहेगा, फिर साइंस रहेगा, फिर एआई रिलेटेड रहेगा, फिर जियोपॉलिटिक्स, पोएम, ऐसे से करके रखा। और वो बहुत प्रासंगिक दिखा कि हाँ ऐसे अगर हम क्रम में रखेंगे तो लेखक को ये होगा कि वो सारे मतलब एक स्पेक्ट्रम में पढ़ेगा एक एक करके, इससे वह बोर नहीं होगा पढ़ने में, उसको रुचि आएगी पढ़ने में। तो इस तरह हमने अरेंज किया। लाइक अगर आप देखें इसके लेखों को बिल्कुल, तो पहले जियोपॉलिटिक्स है, फिर एआई है, फिर साइंस है, ऐसे फिर पोएम है, ऐसे ऐसे एक एक करके हमने रखा। जी देखिए, यही खास बात है इसके संपादकों की कि जो भी अंक जिनको दे दिया जाता है फिर दोबारा उसको तभी कोई देखने जाता है या पूछने जाता है जब वो कहते हैं यस वी आर रेडी। तो ये चीज़ें जो है इनको इंडिपेंडेंटली डेवलप होने के लिए, इंडिपेंडेंटली थिंकिंग सोचने के लिए और इंडिपेंडेंटली एक नया कुछ जो कि बहुत एक्सक्लूसिव, इसीलिए जब भी मैं इन लोगों के काम को देखता हूँ उछल पड़ता हूँ, वाह भाई क्या ज़बरदस्त काम किए ये लोग। तो ये बताइए कि जो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपनी क्यूरिकुलम को छोड़ करके, तो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके जो हमारा मेन काम है उसको छोड़ करके अगर कुछ साइड में काम करें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यही आप लोग काम किए, तो आपकी स्टडी कहीं प्रभावित हुई या नहीं? नहीं सर, क्योंकि जो अचिंत्य टीम है वो सब सारे के सारे इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। और अगर इसमें कहूँ कि 2 लोग जो थे वो मुख्य संपादक थे, बट पूरी की पूरी टीम जो है वो साथ में ही काम कर रही थी। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं भैया, तो उनमें से और कोई काम करने को रेडी, उनमें से कोई नहीं कह रहा कि नहीं हमें तो नहीं करना है, कि हम क्यों करें तुम्हारा काम। तो इट वाज लाइक कि पूरी की पूरी टीम रेडी थी। अगर हम बिजी हैं तो कोई ना कोई उसको काम को ज़रूरी कर दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम सब एक ही क्लास के हैं, सीनियर्स हैं हमारे, सुपर सीनियर्स हैं हमारे। तो इस वजह से जो अचिंत्य का काम है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। बस फ़र्क इतना है मुख्य संपादक में कि मुख्य संपादक मेन डिसीजंस ले रहा है कि अगर हमें उनका थोड़ा करने की इसको मॉडिफाई कर दीजिए तो वो डिसीजन हमारा है। बट मुख्य संपादक के अलावा पूरी टीम साथ में काम कर रही है, तो कभी ऐसा नहीं है कि हमारी स्टडी हैम्पर हो रही है। और अगर बात हो कि ये इफ़ेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। और अगर थोड़ी बहुत कर भी रही है तो इट वाज, अगर पूरी यूनिवर्सिटी में मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे को कहेगी तुम तो अचिंत्य की संपादक हो या फिर तुम अचिंत्य से रिलेटेड हो, तो उस फीलिंग से अच्छा क्या ही हो सकता है कि अगर आपको लोग अचिंत्य की वजह से जान रहे हैं तो उससे बेटर फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती है। तो वर्थ इट है। बिल्कुल, इतने कम एज में आप लोग संपादक बने, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आप लोगों को। धन्यवाद। और आप लोगों ने जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया, जितनी मेहनत की, वो बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि जो नेचुरल निकल के आता है ना, वो जब देखने को मिलता है तो लगता है कि वाह क्या बात है। तो अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अरसा आप लोगों ने, दोनों लोगों ने गुजार लिया है ना। तो भाई जब भी हम साइंस करते हैं तो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड,
Yes, sir. हमेशा कंपेयर करते हैं, Yes, फिर sir. काई स्क्वायर टेस्ट लगा देते Yes, हैं, है ना? तो आप दोनों का काई स्क्वायर टेस्ट कैसा रहा? अम, यहाँ आने के पहले क्या सोचे थे, यहाँ क्या मिला और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है? सर जैसा सोचा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर था। और अगर आप कैंपस के अंदर ही रहते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, तो आप और ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो इससे पहले हम माइंड में इमेज कर लेके आते हैं कि जैसे हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि कभी भी बंक कर लो क्लास, घूमने चले जाओ, ये करने चले जाओ। बट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इवन मिड सेमेस्टर से पहले भी उन्होंने वो भरवाया हमारा यस अंडरटेकिंग कि आपके 70% से कम है, बट आप पूरी कर लीजिएगा एंड सेमेस्टर से पहले। तो लाइक इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे। और फेस्टिवल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इतना मैं इमेजिन नहीं करके आई थी। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए वी वुड एक्सपेक्ट कि प्रैक्टिकल्स ढंग से नहीं हो रही होंगी, वी वुड एक्सपेक्ट कि क्लासेस नहीं चल रही होंगी, बट हर रोज़ क्लास चलती है सर। वो भी लाइक कोई टीचर कोई मिस नहीं कर रहा है, सारी क्लासेस चल रही है। प्रैक्टिकल इतनी हफ्ते में 4 प्रैक्टिकल चारों हो रही हैं और टीचर्स लाइक बहुत सीरियस है उस चीज़ को लेके। तो इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और ऊपर से लाइक अगर हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड देखें तो लाइक हर फंक्शन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने कंपटीशन हो रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे थे। तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेक्ट ही नहीं करके आए थे। और जितनी अच्छी लैब फैसिलिटीज़ है उतना मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था। तो मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा मैं फोर्स करूँगी कि लैब फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड अपनी यूनिवर्सिटी में। तो इतना नहीं एक्सपेक्ट करके आए थे। और अगर बाहर की बात करें, बाहर घूमने वगैरह की, तो स्टार्टिंग में बनारस लगता है कि अरे क्या रील में अलग दिखता है, इधर अलग दिखता है। बट कुछ टाइम बाद लाइक 3-4 महीने बाद आप इतने यूज टू हो जाते हो कि आपको बनारस की हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरा काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा ही था अभी तक। आपका? सर मेरे काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो जैसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था वो मूवी में दिखाए गए कॉलेज या वेब सीरीज़ में दिखाए गए कॉलेज जैसा ही था कि जाएंगे, पढ़ाई को हटा के सारी चीज़ों के बारे में था। तो पढ़ाई के बारे में नॉर्मल ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसा मेरे भाइयों ने बताया कि जाओगे कॉलेज में, टीचर्स आएंगे, सीरियसली पढ़ाएंगे, डांटेंगे, और लाइक उनके यहाँ क्लासेस वो नहीं चलती हैं, लाइक उतने सीरियस नहीं प्रोफेसर। तो यहाँ पे आने के बाद वैसा ही था कि पढ़ना खुद ही है, प्रोफेसर के भरोसे नहीं बैठना। पर यहाँ आने के बाद ऑब्जर्वेशन पूरा का पूरा गलत निकला। ऑब्जर्वेशन ये रहा कि पहले दिन से प्रोफेसर को इतना सीरियस देखे कि हम सीरियस हो गए उसको देख के। हमको पढ़ना है कि हमारे लिए इतना कर रहे हैं ये प्रोफेसर है, वो इतने बड़े पद पे हैं, ग्रेड पे हैं, वो हमारे लिए इतना सीरियस, तो हम अपने लिए सीरियस क्यों ना हो। पहली चीज़ ये रही। दूसरी चीज़ ये रही कि जब हम लैब में जाते थे तो लैब के जो असिस्टेंट मतलब लैब संभालते हैं वो इतना ज़्यादा सीरियस थे लाइक लैब के लिए कि वो और प्रोफेसर मिलकर इतना उसको रोचक बना देते थे लैब को कि लगता था कि यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी अच्छी तरीके से दी जा रही है कि मतलब इंडिया में अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो उतना नहीं मिल पा रही है अभी। तो एज पर मी PHU जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा जोर दे रहा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और डिसाइड पढ़ाई बाकी चीज़ों को देखें को करिकुलर, तो जैसा इसने बताया हॉस्टल मिलने हॉस्टल ना मिले दोनों में बहुत सारा अंतर है। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आप बस पढ़ाई को देखेंगे, बट अगर आपको हॉस्टल मिल जा रहा है तो आप कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लाइक मैं HNT में हूँ, तो अगर मैं हॉस्टल में तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। मैं भैया से बगल में कॉन्टेक्ट कर ले रहा हूँ, डिपार्टमेंट आ जा रहा हूँ आसानी से। और बाकी जैसे यहाँ खेल पे ज़्यादा को करिकुलर ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। बनारस घूमने की बात है तो लाइक अगर अदर सिटीज़ को कंपेयर करें बनारस से, तो आप पढ़ाई के साथ अगर घूमना बराबर रखें तो परफेक्ट कॉम्बो है कि आप स्ट्रेस अगर आपको हो भी रहा तो आप बनारस के घाटों को जाके घूमिए बराबर, सब बराबर। और उसके बाद लाइक आपके घर से कोई आ रहा तो आप यूनिवर्सिटी घुमा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स आप दिखा रहे हैं। लाइक हम अपने जब 12th में पढ़ते थे तो जो एक सब्जेक्ट पढ़ते थे उसका एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे बड़ा बड़ा, आप उन लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है। तो लाइक ऑब्जर्व वैल्यू कहीं गुना ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन से, और ये बहुत ज़्यादा सुखद हो रहा है मेरा। पूरा सिग्निफिकेंट और इसी काई स्क्वायर टेस्ट में मैं ऐड करना चाहूँगी कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ NEP पॉलिसी। तो कभी इधर ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि अगर मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ तो आई वुड स्टडी स्टेनोग्राफी, और अगर मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ तो मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स पढ़ रही हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या ही पढ़ रही हूँ। तो काई स्क्वायर टेस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग NEP पॉलिसी यही है। मेरा अगला सवाल था कि भाई आप लोग NEP के प्रिकर्सर हैं। यस जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब मैं सीनियर से कंपेयर करने को नहीं कहूँगा, बट यस सर। नए मतलब सब लोग कह रहे हैं बड़ा हौच पौच है, बड़ा ये है वो है,
दिमाग खराब है कोर्स को अलाइन करने में, एडजस्ट करने में लोगों का, लेकिन आप लोगों का क्या रियल फीलिंग्स क्या है इसके लिए? सर अगर हमारे बैच की बात करें, क्योंकि वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ Right, वही एनईपी, तो। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सब होच पोच था, कुछ सही नहीं था। दैट वाज सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में वो था। बट हमारे जो जूनियर्स हैं वो अगर ये बात कहेंगे तो बहाना दे रहे हैं उसे वो, क्योंकि हमारे लाइक वी वर द एक्सपेरिमेंट शुरुआती बैच। थी, हाँ, जी सर, सही उसके बाद तो सब अलाइन हो ही चुका है। अब आप Right. देखोगे तो सारी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर चल रही हैं, और आई वुड से कि बहुत अच्छा है एनईपी पॉलिसी। बिकॉज मैं सिर्फ मेरी बात करूँ तो मेरे पास मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में स्टेनोग्राफी था, करेक्ट। तो अभी और टीचर्स बहुत अच्छे हैं बीएचयू में। तो लाइक स्टेनोग्राफी के जो टीचर थे, ही वाज वेरी गुड एट स्टेनोग्राफी। तो उन्होंने जैसा पढ़ाया, अब लाइक अगर मैं स्टेनोग्राफी आगे सीखना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत इजी है वो चीज़, क्योंकि मैं उसका पूरा का पूरा बेसिक जो है वो सीख चुकी हूँ। तो होच पोच वाली बात सिर्फ हम कह सकते हैं, जूनियर्स नहीं। यस सर, एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा हम पहले बैच, जैसा इसने बताया कि हम पहला बैच है, तो लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होता है बहुत बार। तो अगर आप हमारे जैसे मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो 10th के बाद से हम साइंस कोर साइंस स्टूडेंट हैं। बट यहाँ आने के बाद लाइक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में फिलोसफी पढ़ी, तो टीचर्स बहुत सीरियस थे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के, तो उन्होंने फिलोसफी इतने अच्छे से पढ़ाई कि हम साइंस के साथ बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर पा रहे हैं। हमने जियोमॉर्फिक स्टडी पढ़ी, जियोलॉजी पढ़ी, बिसाइड बॉटनी एंड केमिस्ट्री, हमने इंग्लिश पढ़ा, हमने आयुर्वेदा पढ़ा, हमने योगा पढ़ा, हमने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी। तो हमारे पास कई सारी चीज़ों का नॉलेज है, और इस पे एनईपी ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि तो लाइक आपका भी स्टेनोग्राफी था या आयुर्वेदा? नो सर, मेरा इसका स्टेनोग्राफी था, मेरा फिलोसफी था, वो एमडी कोर्स में आता है। Oh. और आयुर्वेदा तो सबके लिए कॉमन है, बदलता सेक एसईसी और एमडी है, हाँ, तो वो स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो लाइक जैसे इसने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ा, इसी तरह मैंने स्मार्टफोन जियो साइंस पढ़ा। लाइक उसमें मुझे कोर एआई पढ़ा रहे हैं कि कैसे एआई का डिफरेंट फील्ड्स में डेवलपमेंटल इशू दिखाया जा रहा है, उसके प्रॉब्लम्स दिखाया जा रहा है, उसके कॉन्स एंड प्रोज दिखाया जा रहा है, ये पढ़ा। तो लाइक बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज आ रहा है कि कैसे साइंस वर्क कर रहा है। साइंस के साथ आपका आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। लाइक एक होता है ना कि आप 10th के बाद से आर्ट्स का सब्जेक्ट छुए तक नहीं है, तो आपके माइंड में आता है कि वो लोग क्या पढ़ते होंगे, फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी की इतनी सारी बातें होती हैं, इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स की बातें होती हैं, तो फिलोसफी क्या होती है, लाइक हाउ पॉलिटिक्स वर्क, हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है। तो आपको साइंस के साथ वही पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो एक आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब पूरा सिस्टम आपको दिया जा रहा है इन एनईपी। पहले हमारे सीनियर्स के साथ क्या था, जैसे आपने बोला कंपेयर नहीं, बट एक बार कर लेते हैं बात, तो वो पूरे साइंस में ही रह जाते थे। तो लाइक उनको अलग से पढ़ने के लिए या तो उनके अंदर इतना इंटरेस्ट हो कि वो और जाके रिसर्च करें अपने करिकुलम से बाहर होके, बट हमें तो करिकुलम में ही मिल रहा है वो चीज़, और बीएचयू ही दे रहा है वो हमको। बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर्स मतलब पूरा फोर्स देके पढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स के अगेंस्ट भी नहीं जाना पड़ेगा। जी सर, है ना? जी सर। तो और एक जो सर सीनियर और हमारे जूनियर्स के बीच मिथ है कि इंग्लिश क्यों ही पढ़ते हो तुम लोग, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। तो आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि इंग्लिश जो है लाइक उसमें जो हमारे सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में था, आई थिंक उसमें था कि आपको ईमेल्स कैसे लिखनी है, आपको लाइक रिपोर्ट कैसे लिखनी है, आपको सारी चीज़ें कैसे लिखना है। तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि अगर आप किसी टीचर को मेल करो, प्रोफेसर को मेल करो, तो आप कैसे मेल करोगे। और लाइक अगले सेमेस्टर में या इस सेमेस्टर में लाइक हाउ विल यू राइट रिसर्च पेपर। तो लाइक दैट इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट कि अगर हम आगे जाके रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने वाले हैं, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, कितने फॉर्मल तरीके से उसको लिखा जाता है, कितने अच्छे तरीके से उसको लिखा जाता है, और लिसनिंग, स्पीकिंग, सब स्किल्स के ऊपर ध्यान। तो लाइक इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वो सब्जेक्ट है। तो लाइक ये कहना कि इंग्लिश क्यों ही पढ़ रहे हो तुम लोग, बेसिक होती है, तो वो सही नहीं है। क्या बात है। एक बड़ी कॉमन सेइंग है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी यहाँ से निकल करके राष्ट्र निर्माण में लग जाता है ना? आप लोगों की क्या सोच है इस बारे में? सर ये एकदम सही सोच है, क्योंकि अगर आप बीएचयू के इतिहास को उठाएं तो 1916 के बाद से अगर आप देखें तो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सारे अवार्ड बीएचयू लेके बैठा हुआ है। तो अगर एक छात्र यहाँ पे सीरियसली किसी एक विषय का अध्ययन, लाइक ऐसा कहा जाता है कि आप बीएचयू के किसी चौराहे पे ऐसे हाथ किसी पर रख दीजिए, उसके पास किसी न किसी एक विषय की पूरी नॉलेज होती है, ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ पूर्वांचल में। लाइक पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड भी लाइक सब इलाहाबाद को बोलते हैं, बट उसका एक टाइम था। अभी बीएचयू का ये कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। तो ये बात सत्य है कि अगर एक छात्र सीरियसली पूरे
प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किसी एक विषय का ज्ञाता बन जाता है तो वो भारत के क्या पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, चाहे वह साइंस का हो, चाहे वह आर्ट्स का हो, चाहे वह किसी भी एक फील्ड का हो। बात आती है कि वो सीरियस कितना अपने विषय को लेके, और यहाँ होते हैं छात्र ऐसे जो काफ़ी सीरियस होते हैं पढ़ाई के मामले में। और प्रोफेसर को ही देख लीजिए, हमारे मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ही कई सारे प्रोफेसर जिनका कई सारा योगदान है भारत में, इंटरनेशनल लेवल पे योगदान है। तो ये बात तो काफ़ी सही है और इतिहास में बीएचयू ने इसको प्रूव भी किया है और आगे प्रूव भी करेगा। बिल्कुल साक्षी आपका। और एक चीज़ जो हम कहते हैं कि अपना इन्वायरमेंट जो है वो हमको इफेक्ट करता है। तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि लाइक कितने सारे, जितना आप अवार्ड के नाम लोगे उतने किसी ना किसी प्रोफेसर के पास मिल ही जाएंगे। और लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल तो अभी आप ही बैठे हैं, तो लाइक हम लोग आपके साथ बैठ के बातें कर पा हाँ हम आपके साथ बातें कर पा रहे हैं, या फिर और किसी प्रोफेसर जो लाइक बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, तो लाइक अगर हम उनसे जाके बात कर पा रहे हैं, हम उनसे अपना ज्ञान ले पा रहे हैं, तो जैसे आप लोगों को देखते हो आप वैसा ही तो आप चीज़। और ऊपर से बीएचयू के अंदर क्या है कि आप अगर अपनी मेरी क्लास में भी देखें तो हर कोई अपनी क्लास का टॉपर ही होगा आई वर्ड से। तो एक होता है जैसा आप कंपटीशन देखते हो आप वैसा ही करना चाहते हो। और अगर आपका एक होता है कि आपका प्रोफेसर चलो आपको डेफिनेशन बता के चला गया तो आप डेफिनेशन ही पढ़ के छोड़ दोगे, बट अगर आपका टीचर आपको पूरा ओवरव्यू देके जा रहा है किसी टॉपिक का, तो नाउ यू हैव टू स्टडी दैट टॉपिक। तो आपको वहाँ से फिर बुक्स पढ़ने की हैबिट लगती है, आप बुक्स पढ़ते हो, लाइब्रेरी जाते हो, आप लोगों से मिलते हो कि ओके ये भी कॉम्पिटिशन होता है। आई वुड से कि जितना मैंने लाइब्रेरी जाके सीखा है उतना तो घर पे कभी मैंने पिछले 19-20 साल में नहीं सीखा। आप लोग वहीं पहुंच जा रहे हो, लाइब्रेरी का पूछना था तब तक वहीं से उठा लिए। ये सर, तो मैं कहना चाहूंगी कि वहाँ पे आप जितने लोगों को देखो लाइक हर कोई किस लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आपके प्रोफेसर्स किस लेवल के, आपके डिपार्टमेंट में रिसर्च किस लेवल की हो रही है। तो बच्चे को जैसा इफेक्ट पड़ रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट में तो ये हो चुका है, मेरी यूनिवर्सिटी में ये हो चुका है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, दे आर एट जीरो, मतलब नेगेटिव में ही है वो, तो उनको जीरो तक पहुंचना पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो जीरो तक पहुंचेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 100 और 150 और समथिंग। यस सर, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लाइक बीएचयू ये भी हमको प्रोवाइड करता है कि आप एक एक प्रोफेसर का रिसर्च फील्ड देख सकते हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो देख सकते हैं। इस समय प्रेरणा मिलती है कि हमको किस फील्ड में जाना है, कितना करना है। उस प्रोफेसर ने इंटरनेशनल लेवल पे कितना किया है, नेशनल की बात छोड़िए इंटरनेशनल पे कितना किया है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। हर एक प्रोफेसर के बारे में नॉलेज वहाँ रखी पड़ी है, आपको बस जाके गेन करना है उसको और उस प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, कितना आप कांटेक्ट करते हैं। लाइब्रेरी वाली सवाल फिर से हम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का लाइब्रेरी सही में वर्ल्ड क्लास है। मतलब जाने के बाद ही उसकी दीवारें ही देखना शुरू करिए ना, तो लगता है कि वाह हम गजब एकदम स्वर्ग में आ गए। और किताबें जहाँ रखी हो उससे बेहतरीन चीजें तो हो ही नहीं सकती। तो आप लोगों को क्या महसूस हुआ लाइब्रेरी में जाकर के? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम लाइब्रेरी गए थे तो हमने एक पहली ये सर जब लाइब्रेरी गए थे तो लाइक हमने बुक्स देखना शुरू करा, तो लाइक गलती से हमारी जो नज़र थी वो बुक के प्राइस पे चली गई, गलती से। ठीक है, इट वाज अराउंड लाइक 20,000 और 22,000 की वो कोई बुक थी। तो वी वर लाइक कि इतनी महंगी बुक हम पढ़ पा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा हमसे कि बुक ये बुक क्यों उठाई है तुमने। और वहाँ पे लाइक ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक बुक रखी है, वहाँ पे लाइक मल्टीपल बुक्स वहाँ पे रखी हुई हैं। आप कोई भी बुक जाओ, आप उठाओ, आप पढ़ो, वापिस रखो, घर चले जाओ। तो सबसे मेन चीज़ है कि लाइब्रेरी में इतनी वैरायटी की बुक्स रखी हुई हैं और इतना इजीली एक्सेसिबल है, एसी लगा हुआ है, बुक्स बढ़िया रखी हुई हैं, आप जाओ बैठो पढ़ो, जस्ट एंजॉय करो। और ऊपर से अभी तो लाइक इतने बच्चे वहाँ पे बैठे होते हैं, इतने सब पढ़ रहे होते हैं सब लोग, तो लाइक अगर आप लाइब्रेरी जा भी रहे हो ना, आपकी कॉलेज लाइफ को ज़्यादा इम्प्रूव लाइक कैंपस घूमना नहीं कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा इम्प्रूव लाइब्रेरी करती है। तो लाइब्रेरी इज लाइक आर पार्ट ऑफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। तो अभी भी हम लाइब्रेरी से ही आ रहे थे जस्ट ये रिकॉर्ड करने से पहले। क्या बात है, क्योंकि कहा भी जाता है कि काशी विश्वविद्यालय में एक पशु भी रहे तो वो सिविलाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ तो ह्यूमंस आते हैं भाई पढ़ने के लिए, कुछ गेन करने के लिए। और एक जैसे बिहार के एक विद्यार्थी हमको मिले थे, बड़े रिमोट एरिया से आए थे। उनका ये कहना था कि हमारा इंक्लूजन बीएचयू में बहुत ज़बरदस्त होता है, हमको इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमको ये कहा जाता है कि तुम बहुत पिछड़े जगह से आए हो, तुम हमारे साथ मत बैठो, मगर कुछ सीखने की कोशिश करें। जैसे जनरली बीएचयू में लोग ग्रुप बना के डिबेट करते हैं, तो अंग्रेजी में डिबेट हो रहा है, उस बेचारे को अंग्रेजी नहीं आती, फिर वो जाके बैठ के सुनने की कोशिश कर रहा है, उसको भगाया नहीं जाता है। ये जो माहौल है, जो आप लोग ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है
कि इंक्लूजन वाली सिस्टम कि हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। यस सर। ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ये स्टूडेंट का मुझे बहुत पसंद आता है, चाहे किसी भी फैकल्टी का विद्यार्थी हो, ये काम वो ज़रूर कर रहा है, इंक्लूजन वाली क्राइटेरिया। अब आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं, है ना, ठीक है, एनईपी की बात तो आपने क्लियर कर दी ऑलरेडी। पहली बार बीएचयू आ रहा है और बीएचयू में वैराइटीज़, मतलब एक विद्यार्थी ने तो आपसे ये भी कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में अभी तक जितने लोगों से मिले उससे ज़्यादा लोगों से केवल बीएचयू में आते हैं 3 साल में मिले। सही बात है। तो आप उनसे क्या कहेंगे जो बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं? सर बीएचयू आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो लाइक अगर कोई तैयारी कर रहा है तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में रखे पढ़ाई, कि सबसे उसका मेन फोकस प्राइमरी चीज़ पढ़ाई होती है कि वो आके क्या करेगा यहाँ पे। तो पहला उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है हमको। दूसरी चीज़ कि आपको अपने देश के बारे में जानना है तो बीएचयू आइए, क्योंकि बीएचयू इतना डाइवर्सिटी तो नहीं लगता कोई और यूनिवर्सिटी देती होगी। लाइक एक है कि आपको अगर जीन कलेक्ट करना है पूरे देश के लिए तो बीएचयू आ जाइए, मिल जाएगा आपको, प्रॉपर मिल जाएगा। ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया, नॉर्थ टू साउथ सभी लड़के भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो अगर आपको डाइवर्सिटी देखनी है तो बीएचयू आ जाइए, पढ़ाई देखनी है तो बीएचयू आ जाइए। किसी भी मामले में लाइक आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको टेक्निकली फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है या लैंग्वेज के फील्ड में जाना है, आप बीएचयू आ जाइए। तो सबसे प्राइमरी गोल लाइक होता है कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस करिए। और होता क्या है, लड़कों के साथ कोई इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अपने माता पिता की बातों में आ जाते हैं, तो उनका अपना जो कोर इंटरेस्ट होता है वो माइनस में चला जाता है, वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं वो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने आँख बंद करिए, झाँकिए कि आपको करना क्या है। सबसे बड़ी बात वहाँ आ जाती है। तो बीएचयू ही एक ऐसा संस्थान जो आपको हर एक टाइप का नॉलेज देता है, हर एक फील्ड का नॉलेज देता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड के बारे में सोचना चाहे, वह फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट यहाँ पे है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, आईआईटी, आईएमएस, सारे इंस्टीट्यूट यहाँ भरे पड़े हैं। तो आपको जिस भी फील्ड का नॉलेज चाहिए सारे फील्ड यहाँ भरे पड़े हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होगी जो इतनी डाइवर्स कैटेगरी की पढ़ाई पढ़ाती होगी। बिल्कुल साक्षी। एक तो जो आपने इंक्लूजन वाली चीज़ बोली थी, एक फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि अगर आप आ रहे हो तो आपको एक्सक्लूडेड तो कहीं नहीं फील होगा। ये तो मैं खुद बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद हरियाणा से आई हूँ यहाँ पे, तो मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं लोग। बट सेम चीज़ अगर आप और किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे और आप यहाँ से हो, तो ओब्वियसली हर किसी का कोई ना कोई एक्सेंट होता है, तो यूपी एक्सेंट में बात करोगे मजाक बना दिया जाएगा आपका, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। और सेकेंड आई वुड से कि अगर कोई बीएचयू पढ़ने आया है, अगर ये बीएचयू में एडमिशन हो ही जा रहा है तो ओब्वियसली पढ़ने वाला ही बच्चा होगा। अगर उसको डाउट है कि मैं क्यों ही आया यहाँ पे, तो इट्स लाइक कि अगर आपको अपनी अदर हॉबीज़ पे काम करना है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। और एक मैं इस चीज़ पे भी एम्फेसाइज करूँगी क्योंकि तबीयत आपकी ख़राब हो जा रही है, आपको कोई यूनिवर्सिटी जो है वो हॉस्पिटल साइड में ही नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो ये मेरे साथ खुद हुआ है क्योंकि मेरा इलाज यहाँ पे चला है, तो और वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे आप अपनी हेल्थ डायरी लेके जाओ, आप इतने अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर पा रहे हो, तो एक वो भी चीज़ है। और एक वो पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से अच्छे प्रोफेसर्स कहीं नहीं मिलेंगे, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो कितने रीज़न गिनवाएं कि आप बीएचयू आए हैं। क्या बात है। तो भाई आप दोनों लोग बीएचयू से एक समय बाद निकलेंगे, कोई ऐसा गोल जो आप अपने घर में जाके कर सकते हो? आपका तो बैकग्राउंड मान लीजिए पूर्वांचल का रहा है, आपके लिए वो शौक नहीं रहा होगा। अभी बनारस का सवाल अगले आएगा। यस सर। बनारस के बारे में 2-2 4-4 लाइन बोलना है, लेकिन वो कल्चरल शॉक वाली बात बाद में होगी। पर साक्षी जो है वो पूरे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रही है, वहाँ के लोग, वहाँ के बोली भाषा काफ़ी डिफरेंट है जो है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कैसे जो है जोड़ी या यूनाइट की या अलग की, या क्या मतलब क्या लगा आप लोगों को, कैसा महसूस हुआ? सर अगर मेरी बात करें तो मेरे जो जन्मभूमि और बनारस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी अंतर मुझे नहीं लग सकता है। तो जब पहले मेरे पिताजी ने बात किया कि तुम दिल्ली विश्वविद्यालय जाओ, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा एक्सक्लूडेड फील होगा कि मैं एक दूसरी जगह से आया हूँ जिसको बिहारी कैटेगरी करते हैं बिहारी में। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो पूरा एकदम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है जैसा दिखाई देता है सोशल मीडिया पे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं गया वहाँ पे तो मुझे पूरा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और बहुत कम चांस है कि लोग मुझे वहाँ अपनाएं। तो दूसरी चीज़ ये थी कि बीएचयू मतलब होता है कि आपके आसपास लोग हैं, बनारस यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं,
कि कैसा है, क्यों जाएं, और लाइक अगल बगल के लोग भी जो वहाँ पे जिनके रिलेटिव्स पढ़ाई कर चुके हैं वो बताते हैं कि बीएचयू कैसा है और तुम कैसा फील करोगे वहाँ पे। तो मुझे ऐसा बताया गया कि बीएचयू और बस्ती में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सही। थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। वहाँ जाओगे तो बनारस और बस्ती में इतने अंतर कि बस्ती में घाट नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो वहाँ तुमको अपने घर जैसा लगेगा, और मुझे लगा वो सही। वह माहौल मुझे यहाँ मिला। मुझे बस्ती लाइक बोल दीजिए कि आप बस्ती में कि बनारस में तो इतना ही अंतर लगता है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बस इतना ही अंतर है। बाकी वही बोली, वही लोग, वही खान पान, वही सब, कोई भी एकदम इतनी सी असमानता नहीं है उसमें। सही। तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं अपने घर पे ही हूँ और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। मुझे दूसरे नहीं culture, लगा खाना कि पीना, ये वो मुझे सब नहीं सब लगा famous कि है। मैं घर पे हूँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे लाइक मोस्टली लोग जो हैं वो चावल खा रहे हैं, चावल पसंद कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स भी चावल पसंद करते हैं, बट मैं चावल नहीं खाती, खाती भी हूँ तो बहुत कम खाती हूँ। और ऊपर से अगर घर की बात करें कि घर वालों को क्या कहना था कुछ, तो पहले तो मेरे घर वालों ने मैं बता ही चुकी हूँ, मन नहीं जाना है, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है, इधर ही पढ़ के भी हो जाता है बच्चों का। तो और यहाँ पे आने के बाद ऐसा होता है ना कि आपका फर्स्ट जो इनकाउंटर हो रहा है वो एक ऑटो वाले से हो रहा है। तो उन्होंने भोजपुरी बोली, ठीक है, वो मेरे दिमाग के ऊपर से ही गई थी। और ऐसा था 3-4 महीनों तक, ऐसा है ना कि मैं बहुत फ्रिक्वेंट विजिट कर रही थी, मतलब 4-5 दिन का छुट्टी हो जा रहा है, मैं घर चली जा रही हूँ। तो ऐसा था कि ऑटो वाले जो लोग हैं ना, उनको एक्सेंट से पता लग जा रहा है ये तो इधर की नहीं है, तो एक्स्ट्रा रुपए लिए उन्होंने मेरे से। तो आई वुड से कि ये वाली चीज़ है, बट अभी मेरे को समझ आती है, भोजपुरी समझ आती है, और मैं भी थोड़े थोड़े वर्ड्स जो है वो भोजपुरी की बोलती हूँ, हरियाणवी भी सिखाती हूँ मैं मेरे फ्रेंड्स को कि बोलो तुम भी। तो खाने पीने का डिफरेंस सिर्फ चावल वाले में है, बाकी तो सब चीज़ें कॉमन ही है। और अगर खाने पीने की मैं बात करूँ तो पहले मैं बाहर रहती थी जब, तो मेरे को जब पहली बार बाटी चोखा या फिर इडली भी आई वुड से कि मैंने फर्स्ट टाइम ही खाई थी, क्योंकि हरियाणा वाले चूरमे के अलावा नहीं पसंद करते हैं चीज़ें। तो एक ऐसा होता है ना कि आपने जो चीज़ पहली बार खाई है, जैसा उसका टेस्ट आपके माइंड में भी तो वैसा ही बनेगा ना कि ये तो अच्छी होती है, ठीक है। तो बाटी चोखा बहुत ही बकवास बाटी चोखा था वो, तो मेरे को लगा ये तो बहुत ही गंदा होता है। तो आई थिंक मैंने एक साल तक तो खाया ही नहीं है, हमेशा मना कर दिया है कि ये बकवास चीज़ कौन खाता है। बट अभी जो है मैं लाइक आई वुड से कि मैं रोज़ बाटी चोखा खाती हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आई वुड से कि जैसे आपको आने की देर है यहाँ पे बनारस में, आपको सब अच्छा लगने लगता है, सब यूपी के लोग अच्छे लगने लगता है। तो बस थोड़ा एक्सेंट का डिफरेंस है और यही डिफरेंस है, बाकी तो सब इसी वजह से तो मैं इतनी तारीफें कर रही हूँ। अगर ये यही पॉडकास्ट बीएचयू आने के लिए हाँ, तो आप मेरे मुंह से बुराइयाँ सुन रहे होते। चलिए, अब आखिरी में आप लोग कुछ कहना चाहते हो हमारे जो है वो सुनने वालों को? मैं एक तो इतना ही कहना चाहूँगी, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आई वुड से कि बनारस बिल्कुल आओ। घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली हम पहले ही डिस्कस कर चुके, कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है। और अचिंत्य के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अचिंत्य ने लाइक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से हमारा मिलने का भी मौका मिला जस्ट बिकॉज ऑफ अचिंत्य, और इतनी साइंस से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिली हैं। लाइक इतना ज्ञान क्लास में बैठ के नहीं होता जितना कि मैगजीन के आर्टिकल्स पढ़ के या फिर इन चीज़ों से हम सीख चुके हैं, एडिटर वाला काम हम सीख चुके हैं इससे। और आई वुड से कि अचिंत्य ने बहुत अच्छा कुछ किया है मेरी लाइफ में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने तो ऑब्वियसली बहुत ही कुछ करा है। और लास्ट में आपने बोला था ना कि लाइक बनारस के बारे में भी कुछ बोलेंगे, तो आई वुड से कि अगर कोई स्टार्टिंग में आ रहा है तो नहीं अच्छा लगेगा 1-2 दिन तक, और मे बी 1 महीना भी लग जाए, बट उसके बाद ऐसा होता है आपका रोज़ मन करते है कि आप घाट जाओ, आपका रोज़ मन करते है कि आप कहीं ना कहीं कोई मंदिर देखने के लिए निकल जाओ। और इतने सुंदर सुंदर मंदिर तो लाइक नॉर्मली है, लाइक रोड पे चलते हुए इतना सुंदर मंदिर आपको दिख जा रहा है, इतना फेमस मंदिर है यहाँ पे, लाइक वो बाद में पता लगता है वो चीज़। और इतना वो क्या बोलते हैं ज्योतिर्लिंग मंदिर में से काशी विश्वनाथ, लाइक आपको इतनी इजी एक्सेस है उसके, आपका जब मन कर जा रहा है आप सुबह उठ के निकल जाओ यहाँ पे, तो लाइक इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सब लोग बनारस आओ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आओ, अचिंत्य से जुड़ो, अचिंत्य पढ़ो। सही बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बनारस दोनों लाइक ऐसा लगता है कि अब बनारस है और बनारस यूनिवर्सिटी है, तो बनारस यूनिवर्सिटी घुसने में एक अलग दुनिया लगती है, मतलब है बनारस ही बट एक अलग दुनिया फील होती है। तो अगर एक कोई छात्र देख रहा है जो भविष्य में सोच रहा है कि मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाना है,
तो बिल्कुल सोचो, उस पर काम करो, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लाइक एक ऐसा मैंने पहला विश्वविद्यालय देखा है, सुना है, जहाँ बड़े बड़े लोग को कॉमनली आते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं और हम उनसे मिलते हैं, हमको वो मौका दिया जाता है कि हम उनसे बात करें। लाइक कई सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट में, बॉटनी डिपार्टमेंट में, इवन जियोलॉजी में होते हैं, तो हम बड़े बड़े वैज्ञानिक से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं कैसा है, या विभिन्न विभिन्न प्रकार की यहाँ पे शैलियाँ जो हैं। लाइक आप जब आओगे बनारस में, तो जब आप घाटों पे चलोगे तो घाटों को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए। लाइक आप जहाँ से आए वो कम्प्लीटली अलग दुनिया है, आप जहाँ आ गए वो कम्प्लीटली अलग दुनिया है, पूरी तरीके से अलग है। तो हो सकता है पहले 1-2 दिन में जज करो कि मैं लाइक गंदगी देखी है आपने या कुछ अव्यवस्था देखी तो जज करो कि बनारस नहीं अच्छा है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ आपके अंदर बसती जाती है कि बनारस क्या है। क्योंकि बनारस शब्दों से व्यक्त किए जाने वाला चीज़ नहीं है, बनारस को बस महसूस किया जा सकता है, और जब एक बार किसी व्यक्ति ने महसूस कर ले फिर वह फीलिंग जो है निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वही बनारस का एक पुराना कहावत है कि अगर आप यहाँ पे आगे आना बहुत मुश्किल है, आना बहुत इजी है यहाँ पे, बट यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। आप फिजिकली तो चले जाते बट मेंटली आप शायद मृत्यु के बाद ही यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है जाना बनारस से। क्या बात है, वाह। तो ये दोनों हमारे युवा संपादक, इन दोनों ने समय निकाला और आज आकर के आप लोगों को देखिए कितनी सारी नई नई चीज़ें, मुझे भी आज बहुत सारी चीज़ें पता लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोग आए और हमारे सवालों का जवाब दिए। बहुत सारे हमारे जो है सुनने वाले ये पूछते हैं कि अचिंत्य कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों लोग खुद ही बताएंगे कि अचिंत्य ऑनलाइन भी उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है और आप कहाँ जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर बात करें अचिंत्य की, तो ये तो फिजिकल कॉपी है, बट इसकी जो पिछले के विशेषांक की कॉपियाँ हैं और जो हमारे 2 डिजिटल विशेषांक अभी निकाले गए हैं, वो आपको अचिंत्य के ही साइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी पे दिया हुआ है पीछे। और इसी के साथ आपको ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो इसमें आपको साइंस रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स, कविताएं, कहानियाँ, सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं नेट पे। आपको बस जाके एक बार ढूंढना है उसको और पढ़ना है उसको, और आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी विचार, कितनी सारी प्रस्तुतियाँ इसमें डाली गई हैं, कितने सारे लोगों के थॉट्स, कितने सारे लोगों की अपनी बातें प्रस्तुत की गई हैं इसमें, और कैसे एक एक शब्दों को पिरोया गया है। लाइक अगर आप देखें तो लेखक अपनी बातों को रखता है और वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से रखता है, सब आपको इसमें मिलेगा। तो आपको इसके साइट पे मिल जाएगा ऑनलाइन डिजिटल विशेषांक भी, और ये भी इसके ये चौथा विशेषांक है, और ये अगले ही महीने में इसी महीने में 5वां विशेषांक इसका आने वाला है। क्या बात है। आपको अगर ये पॉडकास्ट थोड़ा बड़ा लगे तो हम लोग इसीलिए धीरे धीरे बोले, आप 2x में भी इसको सुन सकते हैं। ये नया आइडिया है इन बच्चों का आपके लिए। यस सर। तो आप दोनों लोग पूरा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। आप लोगों ने इतना बेहतरीन अंक निकाला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जी सर। बहुत धन्यवाद।